विद्यार्थी मित्रों, अभी इस समय पर हम कक्षा 8 की एसएस पढ़ने जा रहे हैं। सेम 2 चैप्टर भी 2। चैप्टर का नाम है पर्यावरणीय प्रदूषण। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, पर्यावरण यानी वायुमंडल से संबंधित, प्रदूषण यानी गंदगी। ठीक है, चलिए तो अब हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विकास करना मानव का अधिकार है, इसलिए जहाँ और जिसमें विकास हो या दिखाई पड़े उसे विकसित करने का संपूर्ण अधिकार है। औद्योगिक क्रांति के बाद विज्ञान की खोजों से यंत्र विज्ञान ने विकास करने के बड़े अवसर प्रदान किए हैं। इस विकास से मानव जीवन में बहुत ही परिवर्तन हुए हैं। सृजनात्मकता को यंत्र विज्ञान ने ऐसा मोड़ दिया है कि उत्पादन का औद्योगिकरण होने लगा। बिजली, रेलवे, वाहन, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम विकास कथा के महत्वपूर्ण पात्र हैं। क्या क्या आया, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, उसमें से कौन कौन से हमारे पॉइंट आए हैं। तो पहला पॉइंट आया है बिजली यानी लाइट की व्यवस्था, रेलवे आवागमन के साधन, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, टेलीफोन हम एक जगह बैठे हुए संदेश व्यवहार का प्रचार कर सकते हैं, यानी कि हम एक दूसरे से दूर दूर बैठे हुए बातचीत कर सकते हैं। वाहन और भी छोटे मोटे वाहन, बस, ट्रक, ऐसे साधन, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम और एक तरीके से कंप्यूटर, रेडियो, ऐसे साधन माध्यम विकास कथा के महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आपने अभी समझा कि ये सभी माध्यम ही विकास के महत्वपूर्ण पात्र हैं। प्राकृतिक स्रोतों के मर्यादित उपयोग से पानी, वनस्पति और हवा में प्रदूषण उत्पन्न हुआ, प्रदूषण फैला है। उसकी मात्रा इतनी है कि विकास को स्पर्श करने के साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषित कर दें, ऐसा है। इन दोनों को इनके संदर्भ के साथ देखने और समझने के लिए प्रयास करना जरूरी है। आज भूमि, पानी, हवा, आवाज और अवकाशीय प्रदूषण खूब बढ़ गया है, यानी कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये तीनों प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गए हैं। उसका बहुत सा विपरीत प्रभाव मानव जीवन और पर्यावरण पर होने लगा है। उद्योगों के शुरू होने से पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार के प्रदूषण बढ़ गए हैं, जिसमें हवा, पानी और जमीन का प्रदूषण मुख्य माना जाता है। ये तीनों ही हमारे जीवन को टिकाए रखने के लिए मुख्य तत्व हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम आते हैं पानी का प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। उद्योगों को पानी चाहिए। हाँ, जितने भी उद्योग धंधे हैं उन सभी को पानी चाहिए। प्रक्रिया में माल बनाने या अन्य उद्देश्य के लिए यह पानी स्वच्छ हो जाता है, अर्थात उसे अस्वच्छ हो जाता है, यानी गंदा हो जाता है, अर्थात उसे अनुपयोगी समझ उसे नदी, नाले या खुली जमीन पर छोड़ दिया जाता है। वह केमिकल युक्त गंदा पानी पृथ्वी को प्रदूषित कर देता है और पानी को भी प्रदूषित करता है। उद्योगों द्वारा छोड़ा गया पानी नदी के जल प्रवाह को प्रदूषित कर देता है। साथ ही जमीन पर फैला पानी जमीन में नीचे उतरता है। यह पानी भूगर्भ जल को भी प्रदूषित करता है। ये जो गंदा पानी है उद्योग धंधों का, तो ये यदि नदी नालों द्वारा बड़े बड़े नहरों में डाला जाता है, नहरों में, नदियों में डाला जाता है, तो जब ये पानी ज़मीन के भूगर्भ में जाता है, यानी ज़मीन सोखती जाती है, जब ये पानी
नीचे जाता है तो हमारे भूगर्भ यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ में रहे हुए जल को भी प्रदूषित करता है। साथ ही जिस जमीन पर सोखता रहता है वहाँ की जमीन भी प्रदूषित होती है। आज शहरीकरण बड़े स्तर पर हो रहा है। शहर की गटरों का पानी भी नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जो पानी के प्रदूषण की बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। आज औद्योगिकरण से बरसात का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। उद्योगों का धुआं, गंध के रसायन पानी के साथ मिल जाते हैं और पानी को प्रदूषित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनियों द्वारा बरसात का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। जो ये कंपनियों का जल छोड़ा जाता है, प्रदूषित जल छोड़ा जाता है, उससे बहुत सारे जो पानी वो ज़मीन में उतरता है तो नीचे के पानी को, भूगर्भ के पानी को भी प्रदूषित करता है। उद्योगों और कारखानों में उपयोग किया गया गंदा पानी नदी, नाले और ज़मीन पर छोड़ दिया जाता है, तब पानी में रहने वाले जलचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं पानी का प्रदूषण, तो आप एक चित्र में देख रहे हैं कि कितनी सारी मछलियाँ मरी पड़ी हुई हैं, यानी कि जलीय जीवों का नुकसान हुआ जल प्रदूषण से। मछलियों के मरने की कई घटनाएं हमने देखी हैं। समुद्र के अंदर तेल के रिसाव से समुद्र का पानी प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण से कॉलरा, पीलिया, उल्टी जैसे रोग फैलते हैं। शायद आज इसीलिए आपने यहाँ यात्रा में, ऑफिस या स्कूल में जाने वाले बच्चों को पानी की बोतल रखनी पड़ती है। हमारी बहुत सी नदियाँ गटर के समान बन गई हैं। नदियों का गंदा पानी खेती के काम में उपयोग किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली फसलें, घास, चारा, साग, सब्जी प्रदूषण से भरपूर होती हैं। जो फसलें गंदे पानी में उगाई जाती हैं, गटर के पानी से या केमिकल के पानी से उगाई जाती हैं, वो फसलें, प्राप्त होने वाली फसलें भी प्रदूषित होती हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति या राजनेता, किसान, उद्योगपति, शिक्षित, कारीगर या कर्मचारी प्रजा के हित के विरुद्ध कार्य करने में थोड़ा सा भी नहीं हिचकते। उद्योगों के पानी को शुद्ध करके नदी नाले में छोड़ना चाहिए। सरकार को उद्योगों पर कड़े नियंत्रण लगाने चाहिए। हमें पानी का विवेकपूर्वक उपयोग करना चाहिए। विचार कीजिए। हमें सबसे पहले तो पानी का उपयोग मितव्ययितापूर्वक, यानी हमें सोच समझ कर करना चाहिए और कम फैलाना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो हमें उतना ही भरना चाहिए। विचार कीजिए, विद्यालय, गांव में पानी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ये स्वयं आपको एक्टिविटी लिखनी भी है। हवा प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। आज पानी की तरह हवा का भी प्रदूषण संसार में बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। प्रत्येक शहर और कितने ही ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित प्रकार के उद्योग विकसित हुए हैं। उन उद्योगों में से छोड़ी जाने वाली गैसें, धुआं, हवा में मिलने वाले हवा का प्रदूषण होता है। आज खनिज तेल का उपयोग भी खूब बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन हवा में धुआं तथा गैसें जैसे कि नाइट्रिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजोपाइरिन तथा ये सभी हमारी गैसों के नाम हैं। ये गैसें वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, जिससे हवा में ऐसी गैसों का प्रमाण खूब बढ़ गया है। आज जंगल के अधिक प्रमाण में कटने से हवा का प्रदूषण बढ़ रहा है। वृक्ष और वनस्पतियां कम होने से हवा में धूल के रजकण उड़ करके मिल जाते हैं। वृक्ष कम होने से जहरीली गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ने लगा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण
समझाया गया है कि कितना धुआं निकल रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। जितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है उतना ही ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। हवा के प्रदूषण से फैलने की फेफड़े की बीमारी, दम, सांस का चढ़ना जैसे रोग होते हैं। हवा में उड़ने वाले धूल के कण से सर्दी, खांसी जैसे रोग होते हैं। अधिक प्रदूषण होने से दम घुटने के कारण बहुत से प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। हवा के प्रदूषण के कारण गर्मी की मात्रा भी बढ़ रही है। जी हाँ, जब हवा प्रदूषित होगी तो गर्मी स्वाभाविक सी बात है कि बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठंडक प्रदान करती है, यानी कि जो भी ऑक्सीजन के संपर्क की गैसें हैं वे सभी ठंडक प्रदान करने वाली हैं। कभी कभी ऐसी गैसों का बरसात में मिल जाने के कारण एसिड की बरसात होती है, जो वनस्पतियों और प्राणियों को नुकसान पहुंचाती हैं। हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाने चाहिए। योग्य प्रमाण में धुआं या जहरीली गैस फिल्टर हों ऐसे साधन विकसित करने चाहिए। पर्यावरण जागृति का अभियान चलाना चाहिए। नियमों का पालन करना चाहिए। उल्लंघन करने वाले लोगों के प्रति सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर बंद भी कर देना चाहिए। पेट्रोल डीजल का आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। प्रदूषण मुक्त हो ऐसी सीएनजी और पीएनजी गैस का उपयोग करना चाहिए। वाहनों में पीयूसी का चुस्त पालन करवाना चाहिए, यानी कि सीएनजी गैस प्रदूषण मुक्त गैस है। एलपीजी गैस ये भी धुआं नहीं देती है, जो कि आप सिलेंडर में भरते हैं, रसोई घर के सिलेंडर में। पीयूसी गाड़ियों के धुएं के लिए एक पालन है, जो कि हमें सभी को अपने अपने वाहन को चलाने से पहले निश्चित समय पर उसे फिर से रिन्यू करा लेना चाहिए। विचार कीजिए, क्या आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे हवा प्रदूषित होती हो? जी हाँ, यदि हम पीयूसी नहीं करवाते हैं समय पर तो भी हम ऐसा ही कार्य कर रहे हैं, या हम अपने वाहन में सीएनजी का उपयोग नहीं करते हैं तो भी हम ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। जमीन का प्रदूषण आसानी से दिखलाई नहीं पड़ता, फिर भी आज विकसित संसार में जमीन का प्रदूषण खूब अधिक प्रमाण में बढ़ चुका है। विकसित उद्योगों द्वारा गटर के पानी को खुली हुई जमीन पर छोड़ देने से जमीन का प्रदूषण बढ़ता है। उद्योग तथा कारखानों वाले अपनी आवश्यकता से अधिक जमीन प्राप्त करते हैं, जो इनके कहने के अनुसार भविष्य के विकास के लिए होता है। उद्योगों का विकास जब अच्छी खेती करने योग्य जमीन पर होता है तब वह जमीन को नुकसान करता है, यानी तब वह जमीन को अनुपयोगी बना देता है। उपयोग अपने अनुपयोगी ठोस कचरे को जमीन में डालते हैं। आज पॉलीथीन, प्लास्टिक का उपयोग खूब अधिक प्रमाण में होने लगा है। प्लास्टिक जमीन के अंदर सड़कर नष्ट नहीं होता, बल्कि जमीन को नुकसान पहुंचाता है। शहरी कचरा, जिसमें खोखा, प्लास्टिक, स्क्रैप और रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो उड़कर अच्छी जमीन व खेतों में पहुंच जाते हैं और जमीन प्रदूषित करते हैं। किसानों द्वारा अधिक प्रमाण उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है, अधिक प्रमाण में हो रहा है, जो जमीन को बिगाड़ने और पर्यावरण को नुकसान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें रासायनिक खाद का उपयोग कम करना चाहिए। नहीं, यदि हम रासायनिक खाद का उपयोग अधिक करते हैं तो जमीन की उर्वरक क्षमता यानी उपजाऊ क्षमता कम होती है, और यदि हम और ज़्यादा उपयोग करते चले जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि हमारी ज़मीन बंजर बन जाती है, बंजर जिसमें कोई भी फसल नहीं होती। विचार कीजिए, प्रदूषण एक ऐसी कड़ी
कड़ी है यानी चैन है, जिसे तोड़ने के लिए आप पहले क्या कार्य करेंगे। उदाहरण के लिए, प्लास्टिक के कप में चाय न पीना, पतली प्लास्टिक की थैलियों में खाने की वस्तु न लेना। आप कितने ही लोगों को प्लास्टिक बीनते देखा होगा। यह कार्य आपको कैसा लगता है? नहीं भाई, ये तो सही बात है कि हमें प्लास्टिक की थैली वगैरह का उपयोग नहीं करना चाहिए। डिस्पोजल में चाय भी नहीं पीनी चाहिए, यानी कि प्लास्टिक के कप में चाय भी नहीं पीनी चाहिए। आज उद्योग और गटरों के पानी का उपयोग उपजाऊ जमीन में होने से उसमें तैयार होने वाला अनाज, साग सब्जी दूषित होता है, जिसके कारण टीबी, हड्डी से संबंधित रोग होते हैं। उपजाऊ जमीन कम हो जाने से अनाज की कमी उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। जमीन में प्लास्टिक के मिलने से और खतरनाक और कारखानों के गंदे पानी से सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। उद्योगों का घन कचरा भी सूक्ष्म जीवों के लिए घातक बन जाता है। यही जीवाणु जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, परंतु उसके नाश हो जाने से जमीन अनउपजाऊ हो जाती है। यानी कि जो हमारे जीवाणु जमीन को उपजाऊ बनाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यदि गंदा पानी जाता रहता है तो जो जीवाणु जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, जब वही नहीं रहेंगे तो मृदा यानी मिट्टी कैसे उपजाऊ बनेगी, और जब मिट्टी उपजाऊ नहीं बनेगी तो फसलें अच्छी नहीं होंगी। परंतु उनके नाश हो जाने से जमीन अनुपजाऊ हो जाती है। हम जमीन प्रदूषण को रोक सकें ऐसे हैं। प्लास्टिक और केमिकल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। उपजाऊ जमीन में उद्योगों की स्थापना नहीं करनी चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद, देशी खाद का उपयोग करना चाहिए। जंतुनाशक दवाओं का उपयोग कम मात्रा में करना चाहिए, यानी कि जो हम कीड़े मकोड़े लगने से जो बचाते हैं फसलों को, तो उन दवाओं का भी हमें कम उपयोग करना चाहिए। ज़रूरी हो तो ही डालना चाहिए फसलों पर, उनका छिड़काव करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। उससे भी फसलें हमारी प्रदूषित होती हैं। अनुपयोगी प्लास्टिक और ठोस कचरे को जला करके या पुनः उपयोग करके उसका नाश या दोबारा उपयोग करना चाहिए। परंपरागत स्रोतों का उपयोग करना चाहिए कि हरित मित्र नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए जो पानी की बचत करे और प्रदूषण को भी रोक सके, जैसे कि टपक सिंचाई पद्धति, यानी कि फसलों को पानी जो दिया जाए वो टपक सिंचाई पद्धति से दिया जाए, यानी कि पाइपलाइन द्वारा। ध्वनि प्रदूषण, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि हमारे दिल और दिमाग पर कैसा असर हो रहा है। जब तेज आवाज़ होती है तो हमें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वही आवाज़ यदि मधुर होती है तो हमें सुनने में आनंद देती है। और यदि आवाज़ बहुत तेज हो जाए तो फिर वही आवाज़ जो मधुर लग रही थी वही शोर के रूप में परेशान करती है। वायु और जल प्रदूषण के अलावा ध्वनि आवाज़ का प्रदूषण खूब बढ़ गया है। कारखानों में चलने वाले यंत्र, वाहनों के आवाज़ के कारण जो आवाज़ उत्पन्न होती है वह बहुत अधिक होती है, जो आवाज़ का प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। हमारे देश की प्रजा और समग्र विश्व में रहने वाली प्रजा उत्सव प्रिय है। आज पूरे विश्व में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं जिसमें बड़े लाउड स्पीकर और बैंड बाजा, ढोल आदि बजाए जाते हैं। ये तो भाई हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो सभी लोग लाउड स्पीकर वगैरह बजाकर अपनी खुशी जताते हैं, परंतु ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बजाने से डीजे द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। चुनाव या खेल में विजय होने पर अधिक मात्रा में पटाखे फोड़ना, बाजा बजाने से ध्वनि प्रदूषण होता है। शहरों में बस, रिक्शा, द्विचक्रीय वाहन यानी 2 पहिए वाले वाहन अधिक प्रमाण में होते हैं। 4 रास्ता, गलत जगह पार्किंग करने से इन वाहनों की भीड़ होती है जो ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी फैलाते हैं और वायु प्रदूषण भी फैलाते हैं। बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो गाड़ियां चालू रहती हैं, उनसे धुआं निकलता रहता है और प्रदूषण
फैलता रहता है। समुद्र और बड़ी नदियों में जहाँ बड़े जहाज सबमरीन चलते हैं, वे उस जल में भी आवाज़ का प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ध्वनि प्रदूषण से तेज आवाज़ के कारण बहरापन, जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर जो हम ज़्यादा तेज आवाज़ में रहते हैं तो बहरापन आने की संभावना अधिक रहती है। आने के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। अत्यधिक आवाज़ से प्रकृति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अनेक कीड़े और जीवाणु जो हमारे लिए उपयोगी हैं उनका नाश हो जाता है। अस्पताल, विद्यालय या दवाखाना के पास जो हॉर्न या साइलेंस प्लीज प्लीज जैसे चिन्ह हमें लगाने पड़ते हैं, वह वास्तव में ध्वनि प्रदूषण के प्रतिबंध को दर्शाता है। यानी कि हमें हमारे ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल में रखने के लिए बताता है कि आप हद में रहकर ही उपयोग करें, यानी कि ध्वनि कम करें। नागरिक स्वयं समझने की आदत डालें, यही इसका उपाय है। हमें उत्सव प्रसंग के समय बहुत अधिक आवाज़ करने वाले यंत्र को नहीं बजाना चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, वाहनों का सही समय पर सर्विस मरम्मत करा लेनी चाहिए, पीयूसी के नियम कड़े बनाने चाहिए, जनसंख्या घनत्व को नियंत्रण में रखना चाहिए, उद्योगों की आवाज़ को नियंत्रित करने के लिए वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, वाहनों के आवाज़ को नियंत्रण में लाने के लिए मार्ग के दोनों ओर वृक्ष लगाना चाहिए, मार्ग चौड़े बनाने चाहिए, जहाँ अधिक ट्रैफिक की समस्या हो, यानी जहाँ अधिक भीड़ जमा होती हो साधनों की, वहाँ वन वे बनाना चाहिए। अपनी समय सूचकता और समझदारी ही हमें प्रदूषण से बचा सकती है। जी हाँ, हमें खुद सोच समझकर ध्वनि प्रदूषण को फैलाना चाहिए। यानी कि हम जो ये प्रोग्राम वगैरह करते हैं तो उसमें तेज़ आवाज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। लाउड स्पीकर वगैरह है, डीजे है, इन सभी साधनों का, और बड़े कम समय के लिए ऐसे साधनों का उपयोग करना चाहिए। आपको कैसी आवाज़ अच्छी लगती है, क्यों? जैसा कि हम सभी जानते हैं मधुर आवाज़, और जितनी हमें अच्छी लगे वही मधुर आवाज़ होती है। पानी कितना अमूल्य है यह सभी समझते हैं, फिर भी मिनरल वाटर खरीदते समय हम पानी की संकट की गंभीरता पर ध्यान नहीं देते। सवाल केवल पानी का नहीं, गांधी जी ने कहा था कि जल, जमीन और जंगल ये सामूहिक स्रोत हैं, इनके ऊपर सबका समान अधिकार है, इन्हें व्यापार की वस्तु बनाना नैतिक अपराध है। सही है, इन्हें व्यापार के दृष्टि से उपयोग नहीं करना चाहिए, इन्हें व्यापार की वस्तु बनाना नैतिक अपराध है। मानव निर्मित समस्याओं में पानी का प्रदूषण सबसे आगे है, जिसका उत्तर खोजना हमारी सामूहिक जन चेतना की जिम्मेदारी बन गई है। आज प्रदूषण के लिए सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसे स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाने योग्य उपाय करना ही पड़ेगा। चलिए, अब हमारा आता है स्वाध्याय। प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषण अर्थात गंदगी, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, और चाहे मृदा प्रदूषण हो। मेडिकल वेस्ट किस तरह प्रदूषण फैलाते हैं? वायु प्रदूषण भी फैलाते हैं और मृदा प्रदूषण भी फैलाते हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स साधन किसी प्रकार का प्रदूषण फैलाते हैं? किस तरह से? हाँ, जो आवाज़ करते हैं, जो जितने भी साधन लाइट से चलते हैं वे सभी प्रदूषण फैलाते हैं, यानी कि ध्वनि प्रदूषण भी फैलाते हैं, वायु प्रदूषण भी फैलाते हैं। आपको कैसा वातावरण अच्छा लगता है? शांत और स्वच्छ वातावरण हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ये ऐसा वातावरण हमें सबको पसंद आता है और हमारे दिलो दिमाग को भी शांत रखता है। निम्नलिखित का आपके जीवन के साथ क्या संबंध है, लिखिए।
खेत खलियान, जैसा कि हम जानते हैं कि खेतों से ही हमें फसलें मिलती हैं। विद्यालय, विद्यालय में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। राज्य, हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के नियमों का पालन करना हमारे लिए सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। देश, देश के नियमों का पालन ही सर्वोपरि हमारे, यूं कह लीजिए कि नागरिकता की सच्ची पहचान है। जोड़े मिलाइए, गटर का पानी, पानी का प्रदूषण, दम श्वास का रोग, हवा का प्रदूषण, रासायनिक खाद कीटनाशक दवाएं, जमीन का प्रदूषण, 80 डेसिबल आवाज ध्वनि प्रदूषण। आपके गांव या शहर में किस तरह से प्रदूषण होता है उसके बारे में लिखिए। हमारे गांव या शहर में हम जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है और मृदा प्रदूषण यानी जमीन प्रदूषण भी होता है। उसके बारे में भी हमें लिखना है कैसे कैसे होता है। ध्वनि प्रदूषण अधिक साधनों से, अधिक इलेक्ट्रिक साधनों से और गाड़ियों के माध्यम से। वायु प्रदूषण, जितनी ज़्यादा गंदगी होगी, जितने ज़्यादा साधन होंगे उतना ही ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण भी होगा। तो इस प्रकार बच्चों हमारा चैप्टर 2 पूर्ण हुआ।